वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2005 में रिलीज हुई एक बेहतरीन टर्किश लैंग्वेज ड्रामा मूवी, जिसको देखकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न होंगी। मूवी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद को कहीं न कहीं इस मूवी में जरूर पाएंगे। इतना गहरा असर करेगी ये मूवी आपके दिल पर। वैसे तो मुझे इसका इंट्रो देने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए डायरेक्ट शुरू करते हैं इस मूवी को, जिसका नाम है माई फादर एंड माई सन। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरो सादिक को दिखाते हैं, जो अपना गाँव छोड़कर इस्तानबुल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए आया था। इस दौरान वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और जर्नलिज्म के जरिए वो पूंजीवाद और दक्षिणपंथी के खिलाफ लड़ने की कोशिश में लग गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वामपंथी विचारधारा, पूंजीवाद या दक्षिणपंथी के बारे में कुछ पता जरूर होगा। तो ऐसी विचारधारा वाली किसी पार्टी को भी उसने ज्वाइन कर लिया था। एक दिन वो काम की टेंशन की वजह से शराब पीकर घर आता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और किसी भी वक्त वो डिलीवरी दे सकती है। वो कहती है कि मैं किस हाल में हूँ, कुछ लिहाज भी है तुम्हें? देर रात को घर आते हो, अचानक मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगे? सादिक कहता है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुमने खाना खाया कि नहीं ये बताओ। नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो फिर खाते हैं, लेकिन रुको, उससे पहले मैं अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। ये कहकर वो अपनी वाइफ के पेट के पास जाकर बातें करने लगता है कि मुझे पता है मेरा तो बेटा ही होगा, एक बार उसे पैदा तो हो जाने दो, फिर देखना मैं उसका कितना ख्याल रखूंगा। इस तरह दोनों अपनी खुशी शेयर कर रहे होते हैं। उस रात सादिक की वाइफ को लेबर पेन होता है। सादिक तुरंत टैक्सी के लिए फोन करता है, लेकिन हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब सिचुएशन ये हो गई है कि एक भी टैक्सी आने को तैयार नहीं है। उसकी वाइफ काफी दर्द में होती है और घबराती है कि अब क्या करें। और तो और ये लोग 4 मंजिले वाले एक अपार्टमेंट में रहते हैं और लिफ्ट भी नहीं है, बताओ। लेकिन सादिक बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, बाहर गाड़ी तो क्या, एक भी इंसान नजर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से वो अपनी वाइफ को पैदल लेकर जा रहा होता है और बेचारी वो दर्द के मारे चल नहीं पाती। तो सादिक उसको पीठ पर उठाकर चलने लगता है। वो चिल्लाती भी है कि मुझसे नहीं होगा सादिक। तो सादिक अब उसको एक पार्क में लेटा देता है। वहीं पर बेचारी से बर्दाश्त ही नहीं होता और आखिरकार उस पार्क में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। यहाँ से सीधे अगली सुबह दिखाते हैं कि खून से लथपथ हालात में सादिक हाथ में अपने बच्चे को लिए बैठा हुआ है। उसकी वाइफ बेचारी पार्क में घास के बीच में पड़ी हुई है, शायद उसकी सांसें रुक चुकी हैं। तभी वहाँ पर एक आर्मी की गाड़ी आती है, जिसमें से एक सोल्जर उतरता है और पूछता है कि क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? सादिक बताता है कि मेरी वाइफ को लेबर पेन था, कर्फ्यू की वजह से हमें कोई मदद नहीं मिली। इस पार्क में ही उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उसकी आवाज में इतनी वेदना होती है ना दोस्तों की पूछो मत। तो सोल्जर नॉर्मली कहता है कि ठीक है, मैं अभी कोई एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, और ये कहने के बाद वो चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सादिक को जेल में रखा गया है और उसे बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। असल में सादिक की वामपंथी एक्टिविज्म की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया है और 3 साल से जेल में उसको काफी टॉर्चर किया जाता है। ये देखिए उसकी सेहत कितनी बिगड़ गई है इस वजह से। एक और पत्नी को खोने का दुख, तो दूसरी ओर अपने बच्चे की देखभाल ना कर पाने की वेदना, ऊपर से जेल में इनका टॉर्चर। 3 सालों में वो ऐसे ऐसे दिन देख चुका है जो कोई भी इंसान अपने सपने में भी नहीं देखना चाहता। 3 साल नरक में जीने के बाद फाइनली वो जेल से छूटकर अपने बेटे को देखने जाता है। जैसा वो चाहता था ना, उसका बेटा ही हुआ। लेकिन असल में इन 3 सालों में उस बच्चे की देखभाल की थी सादिक के पड़ोसी ने, जिसका नाम है फातिमा। उसने सादिक के बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला था, उसे बहुत प्यार दिया, उसकी अच्छी परवरिश की थी। सादिक फैसला करता है कि 3 साल नरक में जीने के बाद अब मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपने बेटे के साथ बिल्कुल चैन की जिंदगी जीऊंगा। तो वो अपना जर्नलिज्म, वामपंथी, इन सभी को छोड़ देता है। इस तरह कुछ साल आराम से बीत जाते हैं और अब ये देखिए सादिक का बेटा थोड़ा बड़ा भी हो गया है। उसका नाम है डेनिस। जब सादिक काम पे जाता तो फातिमा ही डेनिस का ख्याल रखती है। जब डेनिस नन्हा सा शिशु था ना, तब से वो डेनिस को पाल रही है। मतलब फातिमा एक तरह से वो डेनिस की माँ ही है। अब इतना प्यार मिलने के बाद डेनिस भी फातिमा को माँ कहता है। वैसे डेनिस को कॉमिक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है। कॉमिक्स पढ़कर वो उसकी कहानी फातिमा को सुनाता है। फातिमा भी उसकी सारी बातें सुनकर उसको खाना खिलाती है। फिर जब सब कुछ हो जाता है तो सुला भी देती है और तब सादिक घर लौटता है। फातिमा पूछती क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? यहाँ सादिक फातिमा के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और काफी रोने भी लगती है। सादिक कहता है कि अब मैं डेनिस को यहाँ पर नहीं रख सकता, मैं इसको लेकर अपने गाँव वापस चला जाऊंगा, वहाँ मेरे माँ और बाबा जरूर इसका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर तो फातिमा टूट जाती है और कहती है कि डेनिस से अलग होकर मैं कैसे रहूंगी, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो यार। तो सादिक कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ फातिमा, पर क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये जो मैंने फैसला लिया है बड़ा सोच समझ कर ही फैसला लिया है। और फातिमा को दिलासा देकर सादिक डेनिस को लेकर ट्रेन में अपने गांव के लिए निकल जाता है।
अपना डेनिस इस ट्रेन के सफर को काफी एंजॉय करता है और तो और वैसे अपना छुटकू कॉमिक्स की दुनिया में ही जीता है। वो कहता है कि पापा मैंने कॉमिक में पढ़ा था कि चलती हुई ट्रेन को अचानक से लुटेरे रोक लेते हैं और ट्रेन पर चढ़कर अंदर घुस आते हैं और सारा सामान लूट लेते हैं और तब ना मेरे हाथ में एक गन होगा और मैं उस गन को उन पर तान कर उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। इस तरह बच्चों वाले ख्याल होते हैं उसके और ये कहकर वो अपनी सीट से निकल कर बाहर आता है। वो इमेजिन करता है कि सच में लुटेरे ट्रेन के ऊपर हैं और अंदर घुस चले आ रहे हैं, तो वो भी अपने हाथ को बिल्कुल बंदूक बनाकर उन पर शूट भी करता है। पर असल में वहाँ पुलिस वाले आए होते हैं और सभी का आईडी चेक करते हैं। छोटू को हाथ से शूट करता देखकर वो भी हंसकर अपने हाथ से उसको शूट कर देते हैं मजाक मजाक में। अब डेनिस सादिक से कहता है कि पापा मैंने सोचा लुटेरे आएंगे लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले आए हैं। और पुलिस वालों का नाम सुनते ही ना सादिक को जेल में बिताए हुए दिन, वहाँ जो उसने पुलिस का टॉर्चर सहा, ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। वो सादिक आईडी मांगते हैं तो सादिक घबराता हुआ उनको आईडी दिखाता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है क्या, बड़ा प्यारा बच्चा है वैसे। इस तरह धीरे धीरे करके आखिर सादिक के गांव का स्टेशन आ जाता है। वहां से गांव जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं होती, तो रास्ते में एक ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगकर दोनों सादिक के घर पहुंच जाते हैं। पर ये क्या यार, घर पे ताला लगा हुआ है। डेनिस कहता है कि क्या यही है पापा आपका घर, दादू ने काफी बड़ा घर बनाया है। हाँ बेटा, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है। तो क्या हुआ पापा, सब पास में गए होंगे ना, कहीं आ जाएंगे थोड़ी देर में, हम यहीं पर इंतजार कर लेते हैं। ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाता है। वाह रे मेरे लाल, तू तो बहुत ही बड़े आदमी की तरह बातें कर रहा है, कहकर वो डेनिस के साथ वहीं पर खेलने लग जाता है। लेकिन यार दोस्तों बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई आता नहीं। सादिक तो वहीं बाहर ही सो जाता है। डेनिस बोर होकर वहां घूमने लग जाता है कि थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ। तभी दूर से एक घोड़े पर काउबॉय कॉस्ट्यूम में कोई आता हुआ नजर आता है। ये असल में डेनिस का इमेजिनेशन है। असल में घोड़े पे डेनिस के दादू यानी सादिक के पिता आ रहे थे। पीछे एक ट्रैक्टर भी होता है। दादू पूछते हैं कि बेटा कौन हो तुम। तभी सादिक भागा चलाता है और वो समझ जाते हैं कि अच्छा तो ये इसका बेटा है, कहकर वो अपना मुंह मोड़कर चले जाते हैं। 15 साल बाद आए हुए अपने बेटे से एक शब्द भी नहीं बोलते। लगता है उनका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। पापा जितना भी अकड़े लेकिन माँ ऐसा नहीं कर सकती है ना दोस्तों। अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक कर दीजिए। यह महिला जिन्होंने टोपी पहनी हुई है ये है सादिक की माँ। वो सादिक और डेनिस को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछो मत। डेनिस को तो वो कस के सीने से लगा लेती है, इतनी खुश होती है वो। और ये दूसरी महिला है इनके खेत में काम करने वाली औरत। कई साल से वो इन्हीं के परिवार के लिए काम करती है और लगभग इनके परिवार के सदस्य ही बन गई है। वो भी डेनिस को काफी लाड प्यार करती है। सादिक गुस्से में वहां से जाने लग जाता है क्योंकि उसको लगा कि इतने साल के बाद तो उसके बाबा का गुस्सा कम हो गया होगा और वो उनसे बात करके डेनिस को अपना लेंगे। लेकिन यार बाबा ने तो उसका मुंह तक देखना नहीं चाहा और चले गए। इसलिए वो डेनिस को माँ के पास छोड़कर गुस्से में जाने लगता है। तब माँ उसे बुलाती है और यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 15 साल पहले इसी तरह सादिक घर छोड़कर जा रहा था। तब माँ बहुत रोई और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी भी, लेकिन बाबा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो मेरी बात नहीं मानना चाहता तो जाने दो उसको। तुम क्या उसके पैर पकड़कर रोना चाहती हो? जो मेरे हाथ से निकल गया वो मेरा बेटा है ही नहीं और मैं उसका बाप नहीं। अगर तुमसे भी यहाँ पर नहीं रहा जाता तो तुम भी चले जाओ उसके साथ। इस तरह उस समय बाबा ने माँ को रोक लिया था और प्रेजेंट में माँ फिर एक बार सादिक को रोकते हुए कहती है कि बेटा उस दिन तो तुम्हारे बाबा ने मुझे रोक लिया पर अब ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तुम जहाँ भी जाना चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। एक बार जिंदगी में तुम्हें खोकर मैंने जो दुख सहा है ना, अब दूसरी बार मैं वो सारी चीजें नहीं सहूंगी। बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सादिक फिर जरा शांत होने लग जाता है तो माँ कहती है घर चलो बेटा, घर में ही सब कुछ है। बाबा कितने दिन अकड़ कर रहने वाले हैं बताओ? एक बार पोते का मुंह देख लिया तो वो पिघल जाएंगे और तुम्हें भी स्वीकार कर लेंगे। इस तरह सादिक को समझा बुझा कर वो घर के अंदर ले आती है। असल में सादिक के बाबा इसीलिए गुस्सा है क्योंकि वो चाहते थे कि सादिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़े और उनका फार्म संभाले। लेकिन सादिक को गाँव में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो शहर में जीना चाहता था। और फिर बाबा की बात को न मानते हुए वो घर छोड़कर शहर चला गया था। इसी वजह से उसके बाबा बहुत गुस्सा है। और जब उनको ये पता चला कि सादिक वामपंथी राजनीति में हिस्सा ले रहा था तो उन्होंने उसे परिवार से भी बेदखल कर दिया था। इन सारी वजहों से सादिक से वो बात तक नहीं करना चाहते। ऊपर से वो काफी जिद्दी भी हैं। यहाँ माँ दोस्तों सादिक और डेनिस के लिए कमरा रेडी करके देती है। 15 साल के बाद बेटा आया है और वो भी पोते को लेकर। ये सोचकर माँ को इतनी खुशी होती है कि उनके दिल में जैसे वो खुशी समा ही नहीं पाती। सादिक को परेशान देखकर वो उसको दिलासा देती है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को खूब जानती हूँ। 1-2 दिन में देख लेना वो अपना गुस्सा और अपनी सारी जिद छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे। अब उसी शाम को माँ अपने बड़े बेटे को शॉर्ट वेव रेडियो के जरिए कॉल करती है। उनके बड़े बेटे का नाम है सलीम। सलीम की वाइफ कॉल उठाती है तो माँ कहती है कि सादिक मेरे पोते को लेकर आया है, तुम और सलीम बच्चों को लेकर आ जाओ, सभी साथ में मिलकर रात का खाना खाएंगे। पूरे परिवार के लिए माँ ने दावत तैयार करके रखी थी। तब सलीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हाजिर हो जाता है। दिखने में सलीम हट्टा कट्टा दिखता है लेकिन दिल एकदम बच्चे जैसा है उसका। सादिक और डेनिस को देखते ही उसके चेहरे पर जो खुशी नजर आती है ना, यही काफी उसका कैरेक्टर बताने के लिए। कुछ ही देर में माँ की बहन यानी सादिक और सलीम की मौसी भी आ जाती है। कई साल के बाद पूरा परिवार इस तरह मस्त बैठकर
मजे से गप्पे लड़ाते हुए खाना खाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि सादिक की वाइफ के मरने के बाद जब सादिक जेल में सजा काट रहा था तो वो खबर को सुनकर माँ और मौसी उससे मिलने जेल भी आई थी। माँ तो एकदम टूट गई थी कि उनका बेटा पत्नी को खोकर बच्चे से दूर होकर इस तरह दुख झेल रहा था। उन्होंने सादिक से पूछा भी था कि मैं डेनिस को गाँव ले जाकर उसे पाल लूंगी, पर सादिक ने मना किया था कि बाबा गुस्सा होंगे, आप कुछ दिन सब्र कीजिए, मैं खुद जेल से रिहा होने के बाद उसको आपके पास लेकर आ जाऊंगा माँ। और प्रेजेंट में वो डेनिस को बताती है कि जब तुम नन्हे से बच्चे थे तब मैं और छोटी दादी तुम्हें देखने आई थी, तुम्हारे दादू को तो पता भी नहीं चला, तब तुम बहुत छोटे थे बेटा, क्या मेरा चेहरा तुम्हें याद है वैसे? डेनिस कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अब तो तू मेरे पास ही रहने वाला है, रोज मेरा चेहरा देखेगा है। इस तरह हंसी मजाक से वो शाम बीतती है, लेकिन बाबा इस हंसी मजाक से दूर एक बार में बैठे होते हैं। यहाँ डिनर के बाद मौसी और सलीम का परिवार अपने घर चले जाता है। माँ भी सादिक और डेनिस के लिए बिस्तर बना कर देती है और बात बात में वो डेनिस को प्यार करने लग जाती है कि मेरा लाडला बेटा मेरे पास रहेगा। कुछ देर के बाद बाबा आ जाते हैं। वो माँ से पूछते हैं कि वो यहाँ पर आया क्यों है, वो भी बच्चे को लेकर, तुमने कुछ पूछा क्या उससे? माँ तो भड़क जाती है कि मैंने नहीं पूछा और पूछूंगी भी क्यों, ये उसका घर है, वो जब चाहे यहाँ पर आए। इतने साल के बाद बेटा घर पर आया है और अपने बेटे को लेकर आया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तिनके भर की भी खुशी नहीं है। अपने गुस्से को साइड में रखकर उससे प्यार की दो बातें कर लेते तो क्या तुम्हारा मुकुट सर से उतर जाता? डेनिस को तो पता भी नहीं है कि रिश्तेदार कौन होते हैं। उस मासूम का लिहाज करके तो तुम उससे बात कर ही सकते थे, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे आदमी हो तुम। लेकिन दोस्तों अब बाबा कहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ समझी, मैंने उसकी भलाई के लिए कहा था कि यहाँ अपनी जमीन पर खेती का काम संभाल ले और चैन से रह ले, पर नहीं, उसे तो शहर जाकर इस तरह जेल में पुलिस की मार खानी थी। वो खुद अकड़ कर गया था तो मैं उससे बात क्यों करूँ? माँ कहती है कि वो अब यहीं रहेगा। यहीं, सुना तुमने? तुम जल्दी से जल्दी उसके साथ सुलह कर लो। अगर फिर से उसको घर से निकालने की तुमने कोशिश की ना तो मैं भी बोरिया बिस्तर बांध कर बेटे के साथ चले जाऊंगी, रहना फिर अकेले इस घर में, और इस कुरान की कसम खा रही हूँ तुम्हें तलाक भी दे दूंगी, तब देखते रहना। ये माँ का प्यार ही है दोस्तों जो उन्हें बाबा को इस तरह धमकाने पे मजबूर कर रहा है। और चलिए थोड़ा डेनिस की बातें कर लेते हैं। डेनिस के लिए ये बिल्कुल नई जगह है तो बेचारे को नींद नहीं आती, ऊपर से उसको सुसु करना होता है। वो सादिक को जगाता है कि प्लीज मेरे साथ चलो पापा। सादिक कहता है कि तुम बड़े हो गए हो बेटा, हर चीज के लिए पापा को बुलाना छोड़ो और खुद जाकर बाहर सुसु करके आ जाओ। वो भी दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। अंधेरे में उसको डर तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उसने जो कॉमिक्स पढ़ी थी उनकी उसको याद आती है। वो खुद को अच्छे से मोटिवेट करता है कि नहीं, मैं सुपर हीरो हूँ, और सुपर हीरो कभी डरते नहीं, वो वीर होते हैं, मैं भी वीर हूँ, बिंदास जाऊंगा, सुसु करूंगा और कमरे में लौटकर पापा के पास सो जाऊंगा। इस तरह डायलॉग बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो आगे जाता है और तभी दादू किसी कमरे से निकलकर उसका दरवाजा लॉक कर रहे होते हैं। डेनिस को देखकर वो चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेनिस कहता है कि सुसु करने आया था, लेकिन दादू डांट देते हैं कि सुसु करने आया था, वो सब कल कर लेना और भागो यहाँ से, निकलो, सो जाओ चुपचाप। बेचारा डेनिस भागकर कमरे में जाता है और सादिक से कहता है कि पापा पता है वहाँ पे एक सीक्रेट कमरा है और दादू उसको बंद कर रहे थे। मुझको देखकर चौंक भी गए वो। मुझे तो लगता है कि दादू कहीं से खजाना लूटकर वहां जमा कर रहे हैं। उसके माइंड में दोस्तों ये विजुअल चल रहा होता है कि सच में उसके दादू कहीं से माल लूटकर उस कमरे में जमा कर रहे हैं। अरे यार मेरा सर मत खा और सोने दे मुझे, ये कहकर सादिक उस तरफ मुड़कर सो जाता है। फिर क्या था दोस्तों, अपना चुटको इस तरफ खिड़की से बाहर मूत्र विसर्जन कर लेता है। अगली सुबह रसोई में जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। डेनिस अंदर झांकता है तो उसकी दादी उसको उठाकर फिर से प्यार करती है कि अरे मेरा राजा बेटा इतनी जल्दी उठ गया। डेनिस पूछता है कि दादी दादी आप हमेशा मुझे इतना प्यार क्यों करती रहती हो? क्या करूं बेटा, इतने साल के बाद इस घर में छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया है और वो तुम हो। तुम्हें लाड प्यार करके मैं अपना जी भर लेती हूँ। वो सब छोड़ो, क्या तुमने दादू से बात की? दादू है कहाँ दादी? अरे तुम्हारे दादू अस्तबल में है, वहाँ घोड़ा भी है, तुम जाकर देखो। नहीं दादी मुझे घोड़े से डर लगता है। अरे लोग घोड़े से भी कोई डरता है क्या? वो कुछ नहीं करेगा, तुम चलो, कहकर दादी उसका हाथ पकड़कर मजे से झूमते हुए उसको अस्तबल के पास लेकर जाती है और वहाँ पर छोड़कर कहती है कि जाओ दादू वहीं पर है। वो भी अस्तबल में झांकता है और वहाँ इनके फार्म में काम करने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम है इब्राहिम। वो घोड़े के पैरों के तलवे में नाल लगाने का भी काम करता है। वो दादू को बताता है कि साहब घोड़े की नाल बदलनी पड़ेगी। ये सब सुनकर अपना डेनिस पूछता है कि नाल क्या होती है? इब्राहिम कहता है कि नाल मतलब घोड़े के जूते। अच्छा, घोड़े भी कभी जूते पहनते हैं क्या? मुझे उल्लू समझ के रखा हुआ है। और तब दादू मुड़कर उसको देखते हैं तो वो डर जाता है कि दादू कहीं मुझे डांटने वाले तो नहीं, लेकिन इस समय दोस्तों वो ऐसा नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि उतनी दूर से तुम्हें नहीं दिखेगा, पास आकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि घोड़ा जूते पहनता है या फिर नहीं। वो भी पास आकर देखता है और कहता है मुझे तो कोई जूते नहीं दिख रहे इस पर। अरे चुटकू थोड़ा पास आ जा तभी दिखेगा, उतनी दूर से कुछ नहीं दिखने वाला। इस पर वो और पास आ जाता है और तब इब्राहिम घोड़े के पैर को उठाकर उसके तलवे पर लगी नाल दिखाता है। डेनिस कहता है अच्छा
तो ये होते हैं क्या घोड़े के जूते? तो क्या घोड़े लोहे के जूते पहनते हैं? और इस पर दादू को हंसी आ जाती है। कहते हैं कि हाँ हाँ, लोहे के जूते पहनता है घोड़ा। इस तरह पहली बार दादू और पोते की बात होती है दोस्तों। और इनको बातें करते हुए देखकर सादिक और माँ, जो कि छत पर खड़े होते हैं, बड़े खुश होते हैं। सादिक का दिल भी जरा हल्का हो जाता है कि चलो बाबा ने कम से कम बेटे को स्वीकार तो कर लिया। यहाँ डेनिस पूछता है कि घोड़े का नाम क्या रखा हुआ है? दादू कहते हैं कि बेटा, घोड़े का नाम घोड़ा होता है और क्या। अरे नहीं दादू, मैं तो इसका नाम रखूंगा गुलिवर। गुलिवर? बेटा ये नाम कहाँ से सीखा तुमने? मैंने ये नाम कॉमिक से सीखा है अंकल। अंकल? बेटा मैं तेरा दादू हूँ, अंकल नहीं। आगे से मुझको दादू बुलाना समझे। वैसे तुम्हें कॉमिक्स बहुत पसंद है क्या? हाँ, मैं हमेशा कॉमिक्स ही पढ़ता हूँ। अच्छा एक बात बताइए ना, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? इस तरह वो बहुत इनोसेंटली पूछता है। और इस बार तो दादू से भी रहा नहीं जाता और वो उसे सीने से लगाकर कहते हैं कि तू मेरा खून है बेटा, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगा। ये देखकर माँ भी कहती है कि भगवान का शुक्र है, उस अकड़ू आदमी को कम से कम अब तो अकल आ गई है। वो बहुत ही खुश होती है। इसी बहाने वो सलीम के परिवार को भी बुला लेती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद पूरे परिवार को ट्रैक्टर में बिठाकर वो खेत की ओर लेकर जाती है। रास्ते में मौसी का घर भी पड़ता है तो वो उन्हें भी पिकअप करके साथ लेकर जाती है। खुली हवा में वो आराम से गाना गाते हुए मस्त जाते हैं। बच्चे तो नाचते भी हैं, सभी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दादू एक बुक शॉप में जाकर डेनिस के लिए कॉमिक्स खरीद रहे होते हैं। और यहाँ खेतों के बीच एक टेंट बनाकर पूरा परिवार बैठकर घर से लाया हुआ खाना खा रहा होता है, बहुत ही मस्त एडवेंचर की तरह। वह अगर आपको इस तरह पूरे परिवार के साथ खेत में बैठकर मस्ती करते हुए खाना नसीब हुआ तो कितना मजा आएगा ना? कमेंट करके बताना। वैसे ऐसी खुशियों की बात ही कुछ और होती है। खैर दोस्तों, यहाँ पर सलीम माँ से कहता है कि माँ, मैं और सादिक अपने कुछ दोस्तों से मिलाते हैं, चलिए। माँ भी कहती है कि बेटा ठीक है जाओ। दोनों भाई खेतों के रास्ते से जा रहे होते हैं। बचपन में इन खेतों में खेलना, मस्ती करना, ये सब उनको याद आता है। और यहाँ दादी भी डेनिस को खेत में घुमा रही होती है और बताती है, बेटा जब तुम्हारे पापा और ताऊ छोटे थे ना, तो दोनों दिन भर यहीं पर खेलते रहते थे, इन पौधों को पानी भी देते थे। और तुम्हारे पापा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, तुम्हारी तरह दिखता भी था, एक जगह बिल्कुल नहीं टिकता था, हमेशा यहाँ वहाँ भागता ही रहता था खेतों में। हाँ, वो जमाना कुछ और ही था बेटा, हम सब बहुत ही खुश थे उस समय। डेनिस कहता है कि दादी जब पापा छोटे थे तो कैसे दिखते थे बताओ? कहती, बेटा अभी कहा ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। दादी मुझे बचपन के पापा को यहाँ खेलते हुए देखना है। हाँ, दादी हंसते हुए कहती है कि बेटा ये कैसे हो सकता है, वो वक्त तो बीत चुका है, उसे वापस लाकर दोबारा थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, डेनिस कॉमिक कीड़ा है। वो कहता है कि दादी अरे हो सकता है, टाइम मशीन नाम की भी तो चीज होती है, उसका इस्तेमाल करके हम पास्ट में जा सकते हैं और पास्ट की सारी बातों को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। चल नटखट कहीं का, अपनी कॉमिक्स की कहानी मुझे सुना रहे हैं। इस तरह दादी और पोता खूब मस्ती करते हैं। दूसरी ओर सलीम और सादिक पूरे गांव में घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। दोनों बुक स्टोर में जाते हैं और सादिक डेनिस के लिए कॉमिक्स भी मांगता है। तो दुकानदार कहता है कि अरे अभी अभी तो तुम्हारे बाबा यहाँ से ढेर सारे कॉमिक्स खरीद कर लेकर गए हैं, कहने लगे कि मैं अपने बेटे के लिए खरीद रहा हूँ। ये सुनकर सादिक और सलीम बड़े खुश होते हैं। सलीम कहता है कि देखा, बाबा का दिल धीरे धीरे पिघल रहा है। दोनों खुशी खुशी घर आ रहे होते हैं। रास्ते में पापा सामने आ जाते हैं। सादिक अब उनसे बात तो करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों भाई उनको रोक लेते हैं और सादिक कहता है कि बाबा, मेरी जर्नलिस्ट वाली नौकरी जो आपको पसंद नहीं थी वो मैंने छोड़ दी है। पर वो ये कहकर निकल जाते हैं कि अच्छा नौकरी चली गई तभी हमारी याद आई तुम्हें। सादिक को बड़ा दुख होता है कि उसके बाबा का व्यवहार अभी तक बदला क्यों नहीं। तब सादिक को आता हुआ देखकर कुछ दूर पर खड़ी एक औरत झट से अंदर जाती है और चेहरे पे पाउडर वगैरह लगाकर बाल ठीक करके बाहर आकर खड़ी होती है। अब जैसे सादिक पास आता है ना, तो वो उस औरत को देखकर पूछता है, अरे बिरकुल तुम कैसी हो? इस पर वो औरत झट से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। असल में बिरकुल के साथ सादिक का रिश्ता पक्का हुआ था। वो सादिक से बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन जब सादिक गांव छोड़कर चला गया तो उसकी शादी कहीं और करा दी गई थी। सादिक ने भी शहर में किसी और से शादी कर ली थी। फिर भी इतने साल के बाद सादिक को देखकर वो उसको ये दिखाना चाहती थी कि वो खुश है और अभी भी उतनी ही खूबसूरत जैसे कि पहले थी। पर वो सादिक को अपना गुस्सा भी दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने दरवाजा बंद कर लिया। और यहाँ जाइए दोस्तों, दादू और पोता मिलकर कॉमिक्स पढ़ने में व्यस्त होते हैं। दादी कहती है कि हे भगवान, इस रिश्ते को मेरी नजर ना लग जाए, बस कम से कम इस आदमी के चेहरे पे हंसी तो आई मेरे लाडले पोते की वजह से। दूसरी ओर सादिक और सलीम अपने दोस्तों से मिलकर उनके साथ वहाँ मस्त गप्पे लड़ा रहे होते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर दोनों काफी शराब भी पीते हैं। सादिक नशे में घर लौटता है और इसी हालात में वो दिल खोल कर अपने बाबा से बात करना चाहता है। वो उन्हें बताना चाहता है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसके लिए आपको मुझ पर इतना गुस्सा होना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाबा उसका मुंह तक देखना नहीं चाहते और कहते हैं कि मुझसे बात करने का यही वक्त मिला था क्या, और वो भी तुम नशे में हो। सादिक उनसे कहता है कि बाबा, अब बात नहीं की तो शायद फिर हमारे बीच कभी बात हो ही नहीं पाएगी। मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। पर एक बात याद रखना बाबा, कि बचपन से लेकर मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के हिसाब से चलता रहा। आपकी पसंद का स्कूल, आपकी पसंद की शर्ट, आपकी पसंद की पढ़ाई, आपकी पसंद की लड़की से शादी करने की जबरदस्ती मेरा दम घुटने लगा था बाबा।
मुझे लगा जैसे कि मैं अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी आप जी रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक नहीं छोड़ा आपने। इसीलिए बाबा, इसीलिए मैं एक बार, कम से कम एक बार अपनी पसंद का फैसला लेना चाहता था और अपनी पसंद की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया मैं। अच्छा बेटा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खुदगर्ज था। इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसका बेटा बर्बाद हो जाए। मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए अच्छा था। मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे, पीसफुल रहे। अगर बाप के प्यार का तुमने ये मतलब निकाला तो बताओ मैं कर ही क्या सकता हूँ। तुमने जो अपने लिए फैसला लिया था उसका अंजाम तुम खुद देख चुके हो। जेल में 3 साल टॉर्चर सहना पड़ा था तुम्हें, नौकरी भी गई, बीवी भी गई, और तो और सगाई के बाद तुम्हारे गांव छोड़कर जाने की वजह से बिल्कुल पर क्या बीती तुम्हें कुछ पता भी है? उस बेचारी ने तो ठान ली थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे, वरना उम्र भर कुंवारी रहेगी। पर फिर हम बड़ों के समझाने पर वो किसी और से शादी करने के लिए मान गई, मजबूरी में। उसके बारे में तुम क्यों सोचोगे ना, तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है। बाबा एक बात बताइए, आप समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप मुझे अपने फैसले लेने देते तो मैं शहर जाकर पढ़ाई करता और फिर इस गांव में वापस आकर उस लड़की से शादी भी करता। लेकिन क्योंकि आपने हर बात पे जबरदस्ती की तो मुझे गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आया। खैर अब छोड़िए, गड्ढे में मुर्दे खोद कर निकालने का अब कोई फायदा नहीं है। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं डेनिस को लेकर यहाँ क्यों आया। मैं उसे आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि उसे अपना प्यार दीजिए, उसे उसके हिसाब से बड़ा होने दीजिए जब तक वो अपने फैसले खुद ना ले सके। प्लीज उसकी देखभाल कीजिए। और मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर रहकर आपको और दुख नहीं दूंगा। उसे यहाँ आपकी परवरिश में छोड़कर मैं चला जाऊंगा बस। बाबा कहते हैं कि अब समझे बेटा, तुम एक औलाद को पैदा करके उसे बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। तुमसे अपने बेटे की देखभाल नहीं की जा रही, इसीलिए तुम उसको यहाँ हमारे पास छोड़ने आ गए हो। खुदगर्ज तो तुम निकले बेटा, और मुझे सिखा रहे हो। सादिक टूट जाता है और कहता है कि मेरे अंदर का दर्द, वेदनाएं आप नहीं समझेंगे बाबा। अपनी पत्नी को खोकर 3 साल अपने बेटे को किसी और के पास छोड़कर जेल में जो नरक की जिंदगी काटी है ना, उसके घाव जिंदगी भर नहीं भरेंगे मेरे। मुझसे प्लीज और कुछ मत पूछिए पापा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बस मेरे बेटे का ख्याल रखिए। ये सब सुनकर उसके बाबा की भी दोस्तों में से आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो भले ही सादिक को देखने कभी शहर नहीं गए, लेकिन वो जानते थे कि सादिक की पत्नी मर गई और वो बेचारा 3 साल जेल में टॉर्चर सहता रहा। और यहाँ बात करते करते सादिक अचानक बेहोश हो जाता है। बाबा घबरा जाते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर से बात करके बाबा बाहर निकलते हैं तो सब पूछते हैं क्या हुआ सादिक को। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है, चलो नीचे चलते हैं। और वहां वो अपने परिवार को बताते हैं कि जेल में अपने सादिक पर बहुत ही जुल्म हुए थे, इसी वजह से उसकी सेहत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर उसका एक फेफड़ा तो उसी वक्त खराब हो गया था जब वो जेल में था। वहां उसका ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया। वो कुछ टैबलेट्स खाता रहा जिससे काफी हद तक वो ठीक भी होता रहा था, लेकिन अब डॉक्टर बता रहे हैं कि उसका दूसरा फेफड़ा भी नष्ट होता जा रहा है। किसी भी वक्त उसको कुछ भी हो सकता है। उसे ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो बेचारा अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान हो गया कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। और वो घबराकर डेनिस को यहाँ लेकर आ गया हमारे पास। ये सुनकर तो माँ और मौसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आगे बाबा क्या बोलने वाले हैं ये सुनने की भी उनमें जैसे शक्ति नहीं थी। आगे की बात सुनने से पहले ही बेचारा सलीम रो पड़ता है। बाबा कहते हैं कि डॉक्टर का कहना है कि उसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसीलिए हमें किसी भी अंजाम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर सभी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। बाबा तो बाहर आकर एक और अकेले बैठ जाते हैं, बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को। इतने दिन सादिक अपना सारा दर्द अंदर ही अंदर दबाकर इनके साथ रहा, ये बात अब उनको खाई जाती है। अब ये परिवार फैसला करता है कि वो डेनिस को इस बारे में कभी नहीं बताएंगे, वरना वो सह नहीं पाएगा। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पापा को बेटा नॉर्मल बुखार है, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच फातिमा भी आ जाती है। आपको याद होगा दोस्तों, गांव आने से पहले सादिक ने फातिमा के कान में कुछ कहा था जिसको सुनकर वो बहुत रोने लग गई थी। असल में उस समय सादिक ने फातिमा को अपनी सेहत का हाल बता दिया था और कहा था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। जब उसे ये खबर मिली कि सादिक की हालत और बिगड़ गई है तो वो भी तुरंत उसको देखने आ गई। वो अपने साथ सादिक और सलीम के बचपन की कुछ फोटोज भी लाई होती है जो सादिक ने शहर के घर में छोड़ दिए थे। डेनिस अपने पापा को पूछता है कि पापा कितने दिन हॉस्पिटल में रहोगे, आप जल्दी घर आ जाओगे ना। सादिक की समझ में नहीं आता कि वो इस मासूम को क्या जवाब दे। वो कहता है कि हाँ यार जल्दी आ जाऊंगा, फिर दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। सलीम और सादिक अपने बचपन के फोटोज को देखकर पुरानी बातों को याद करते हुए हंसने भी लगते हैं और रोने भी। तभी बाबा आते हैं और कहते हैं कि बेटा सलीम तुम जरा बाहर रुको, मुझे सादिक से कुछ बात करनी है। सलीम के जाने के बाद बाबा बेचारे दिल खोल कर सादिक से माफी मांगते हैं। इतने सालों में बेटा मैंने तुम्हें समझने की कोशिश तक नहीं की, बस अपनी अकड़ में जीता रहा। मैं बहुत ही बुरा बाप हूँ जिसने समझना ही नहीं चाहा कि तुम किस हालात से गुजर रहे हो, कितना दर्द है तुम्हारे अंदर। बेटा तुमने आते ही ये बातें क्यों नहीं बताई हमें, कहकर वो रो पड़ते हैं
अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं इस तरह तुमसे मुंह मोड़ लेता? तुम्हें पता भी है बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इन 15 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मुझे ये चिंता खाई जाती थी कि तुम कहाँ होंगे, किस हालात में जी रहे होंगे। बाहर से तो मैं हर किसी से बस अकड़ कर बात करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट गया था बेटा। ये सारी बातें सुनकर सादिक भी माफी मांगता है कि मैंने भी आपको गलत समझ लिया था बाबा। मुझे नहीं पता था कि आपके कठोर व्यवहार के पीछे एक नरम दिल इंसान है जो हमेशा मेरी भलाई चाहता है। इस तरह बाप बेटे कई साल के बाद दिल खोल कर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। फिर बाबा बिरकुल के घर जाकर उसे सादिक के बारे में सब बताते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। सच जानकर वो भी रो पड़ती है। फिर वो और सादिक बाहर बैठकर स्कूल के दिनों के बारे में बातें करते हैं और स्कूल डेज तो हर किसी के चेहरे पे यार स्माइल दिला देता है। और स्कूल के दिनों के बारे में यार जब भी याद करे ना तो बस इमोशनल हो जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ अपनी बात आपको। वैसे ये दोनों भी उन दिनों को याद करके हंसते हैं और थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। सादिक हंसते हुए कहता है कि अरे हमारी तो लगभग शादी होने वाली थी, है ना? बिल्कुल कहती है कि हाँ, मैं तो स्कूल में भी हमेशा तुम्हें देखती रहती थी। हम दोनों तो क्लास बंक करके छुप छुप कर मिलते भी थे, याद होगा तुम्हें। सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था, लेकिन तुम ही थे जो मुझे छोड़कर पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए। इस तरह वो मजाक करती है, लेकिन सादिक कहता है मैं जानता हूँ इस मजाक के पीछे जो तुम्हारा दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ। बाबा ने मुझे सब बता दिया है बिल्कुल, मेरी वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ था। अरे वो सब छोड़ो सादिक, लाइफ में ये सारी बातें तो होती रहती हैं। उस वक्त हाँ मैं दुखी तो थी, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई और अब तो मेरे 2 प्यारे बच्चे भी हैं। मैं बड़ी खुश हूँ। वैसे क्या तुम्हारे 2 बच्चे? हाँ हाँ, क्यों मेरे 2 बच्चे नहीं हो सकते क्या? बच्चे भी हो गए, उम्र भी बड़ी हो गई, जल्दी बुढ़ापा भी आ जाएगा, बताओ अब। वैसे मैं अपने बेटे को तुम्हारा नाम देना चाहती थी, लेकिन गाँव वाले शक करेंगे, इसीलिए मैंने वो इरादा छोड़ दिया था। सादिक समझ जाता है कि बिल्कुल उससे किस हद तक प्यार करती थी। बिल्कुल दुखी भी है कि न जाने सादिक को कुछ हो न जाए, मतलब ये सोचकर वो उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। यहाँ से अब सादिक के घर को दिखाते हैं। घर के आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी के चेहरे पे दुख साफ नजर आता है। हाँ दोस्तों, सादिक अब नहीं रहा, पर डेनिस को अब तक इन लोगों ने नहीं बताया कि सादिक को क्या हो गया है। वो चुपचाप वहीं पर बैठा होता है और तो और सादिक का परिवार हॉस्पिटल से गाड़ी में घर की ओर आ रहा होता है। अगर डेनिस उनको देखेगा तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए इब्राहिम और बिरकुल उसे वहां से दूर लेकर जाते हैं ताकि डेनिस को कोई शक ही ना हो जाए। इसी बीच बाबा और बाकी लोग कार में आ रहे होते हैं। गाड़ी उस जगह पे रुकती है जहां से 15 साल पहले सादिक इस घर को छोड़कर गया था और उसकी माँ यहाँ तक उसको रोकने भी आई थी। पर आपको याद होगा उस वक्त बाबा ने माँ को यहीं पर रोक लिया था और सादिक को घर से जाने दिया। बाबा वहां जाकर अपने हाथ फैलाते हैं और टूटी हुई आवाज में कहते हैं कि 15 साल पहले उस दिन अगर मैं अपने बेटे के सामने खड़ा हो जाता और बस उससे इतना कह देता कि बेटा तू मत जा, तुझे जैसा रहना है तो यहीं रह ले, तो ना तो मेरा बेटा शहर जाता और ना जेल में 3 साल नरक की वेदना झेलता और ना ही आज उसे इस तरह हमेशा के लिए हमें खोना पड़ता। मेरी वजह से, मेरी जिद की वजह से मेरा बेटा आज मर गया। मैं उसका गुनहगार हूँ सादिक, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इस तरह वेदना भरी आवाज में वो रोने लग जाते हैं, बिल्कुल जमीन पर गिरकर बिलखने लगते हैं जैसे उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं रहा। जो इंसान हमेशा कड़कर रहता था उसे इस तरह अपना संयम खोते हुए देखकर परिवार वाले तो टूट जाते हैं। यहाँ से दोबारा सीन कट होता है और लगभग 4 महीने के बाद दिखाते हैं। और पता है दोस्तों, उस दिन से लेकर डेनिस ने एक शब्द भी नहीं बोला। जो बच्चा हंसता रहता था उसके चेहरे पर जैसे हंसी उड़ गई थी। दादी और दादू उसको लाख दिलासा दें, लेकिन अपने पापा को खोने का दुख उसके लिए सबसे बड़ा सदमा बन चुका था। किसी से बात नहीं करता, हमेशा खोया खोया से रहता है बेचारा। वो बच्चा जो बात बात पर कॉमिक्स के हीरोज के बारे में कहानियां बुनता रहता था, वो एकदम से चुप हो गया था। बिना पापा की ये दुनिया उसको सोनी लगने लग गई थी और दादू उसे खुश करने की न जाने कितनी तरह की कोशिशें कर चुके थे, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब इस बच्चे को खुश करने में कामयाब नहीं होती। अगर दूसरे बच्चे से घुल मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, यही सोचकर सलीम डेनिस को अपने 2 बच्चों के स्कूल भेज देता है साथ में, मतलब। लेकिन वो स्कूल जाने से भी इंकार करता है और बैग फेंक कर रोने लग जाता है कि मेरे पापा कहाँ है, मुझे पापा को देखना है। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं, ये सोचकर पूरा परिवार बस दुविधा में होता है। दादू कहते हैं कि देखो बेटा, तुम कॉमिक्स में बहुत से सुपर हीरोज की कहानियां पढ़ते हो ना, उन्हीं की तरह तुम्हारा पापा भी अब सुपर हीरो बन गया है, इसीलिए अब वो जमीन पर नहीं आएगा, वो तो आसमान में उड़ता रहेगा बेटा। लेकिन हाँ, आसमान से वो हमेशा तुम्हें देखता रहेगा और तुम देखो अच्छे बच्चे बनकर अब स्कूल जाओगे, ठीक है? और अगर तुम जाओगे ना तो वो एक दिन जरूर तुमसे मिलने के लिए जमीन पर आएगा। पर डेनिस कहता है नहीं, मैं नहीं मानता, और कहता है नहीं, मुझे अभी पापा को देखना है, अभी क्या अभी। दादू कहते हैं ठीक है, अगर तू अभी देखना चाहता है तो चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये कहकर वो डेनिस को ही नहीं अपने पूरे परिवार को उस सीक्रेट कमरे में लेकर जाते हैं जहां पर वो अक्सर जाते थे। एक दिन तो आपको याद होगा डेनिस ने भी उनको वहां देख लिया था।
और सादिक से कहा था कि दादू लूटा हुआ सामान वहां रखते हैं शायद। असल में दादू ने इसको एक प्रोजेक्टर रूम की तरह बनाया होता है। उनके पास एक पुराना वीडियो कैमरा भी है। वीडियो कैमरा डेनिस के हाथ में देकर आखिर दादू उसको हंसा देते हैं। वो बताते, तुम हमेशा पूछते थे ना बेटा इस कमरे में क्या है, इस कमरे में है हमारी पुरानी यादें। दरअसल इस वीडियो कैमरा से उन्होंने लगभग 25 से 30 सालों से कुछ वीडियो फुटेजेस शूट किए थे। उन्हीं को यहाँ सेव करके रखा हुआ था उन्होंने। आज डेनिस को दिखाने के बहाने वो अपने पूरे परिवार को वीडियोस दिखाने का फैसला करते हैं। डेनिस अब मजे से दादू की गोद में बैठ जाता है और वो वीडियोस को प्ले करना शुरू करते हैं। बाकी लोग भी बड़े खुश होते हैं वैसे, क्योंकि यादें देखने का सभी का मन करता है। उस वीडियो में होते हैं बचपन के सादिक, सलीम, माँ, मौसी, इब्राहिम, सभी होते हैं उस फुटेज में। ये सब देखकर सभी के चेहरे खिल जाते हैं। लगता है दोस्तों उन दिनों की खुशी लौट आई थी। इतना ही नहीं, उसमें डेनिस का पापा सादिक वो भी होता है। उसे देखकर तो डेनिस की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसने दादी से एक दिन पूछा था कि मैं बचपन के पापा को देखना चाहता हूँ, और वो भी इन खेतों में खेलते हुए। और तो और वो टाइम ट्रेवल मशीन तक के बारे में दादी को बता रहा था। याद होगा कि उसके जरिए हम पास्ट में जाएंगे और चीजों को देख पाएंगे। आज उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। सादिक बचपन में काफी नटखट था और अपने भाई सलीम के साथ मिलकर बहुत मस्ती करता था। देखकर ये सारी चीजें डेनिस खिलखिलाकर हंसता है। उस फुटेज का हर एक सेकंड यहाँ बैठे परिवार के हर सदस्य की आंखें नम कर देता है दोस्तों। वो नटखट सादिक अब इनके बीच नहीं है, इस बात को सोचकर बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। दादू वो वीडियो कैमरा डेनिस को दे देते हैं और कहते हैं, आज से ये तुम्हारा हुआ। इससे जितनी मेमोरीज बटोरनी है बटोर लो बेटा, आगे जाकर पास्ट को देखने में काम आएगा। फिर क्या था, अपना छोटू तो एकदम फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बन जाता है और रोज उसके आसपास की चीजों को शूट करता है। एक दिन वो घर के बाहर बतख वगैरह को शूट कर रहा होता है तो कैमरे में एक रूप दिखता है। अरे ये तो पापा है। असल में ये डेनिस का इमेजिनेशन है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो भागकर सादिक से लिपट जाता है। सादिक उसको सीने से लगा लेता है तो डेनिस पूछता है, पापा आप यहाँ कैसे आ गए, कहीं इस कैमरे के जरिए तो नहीं आया आप? सादिक कहता है कि हाँ कैमरे के जरिए ही आया हूँ। और बताओ बेटा क्या हाल है, वैसे तुम स्कूल नहीं गए क्या? और मैंने तो सुना था कि तुम हमेशा मुझे याद करते रहते हो, ठीक से खाते पीते हो, स्कूल जाते कि नहीं? हाँ पापा, पर आपको ये सब बातें कैसे पता चली? आप छुप छुप कर मुझे देखते रहते हो क्या? नहीं बेटा, जैसा दादू ने कहा था ना, मैं अब सुपर हीरो बन गया हूँ। अब धरती पर मैं नहीं रह सकता, हमेशा मैं आसमान में उड़ता रहता हूँ, पर ऊपर से मुझे सब दिखता है बेटा कि तुम क्या क्या करते हो। इसीलिए आगे से दादू और दादी की बात मानकर वक्त पे खाना और वक्त पे सोना और बिना जिद किए स्कूल जाना, और दादी और दादू को कभी परेशान मत करना। अगर तुम ये सब करके अच्छे बच्चे बनकर रहोगे ना तो मैं इस तरह अक्सर तुमसे मिलने आऊंगा, बता रहा हूँ, वरना कभी नहीं आऊंगा। ओके ओके पापा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। वेरी गुड बेटा। अब एक काम करो, अब अगर तुम अपने वीडियो कैमरा से मुझे शूट करोगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं इसी तरह तुम्हारे सामने आऊंगा। ओके पापा, कहकर वो कैमरा से शूट करने लगता है और सादिक उसको बाय बाय कहकर चला जाता है। अचानक बारिश होने लग जाती है और दादू दादी छाता लेकर डेनिस के पास आते हैं। वो कहते हैं कि अरे हमारा लाडला बेटा बारिश में क्यों खेल रहा है, कहकर दोनों से खूब प्यार करते हैं और लेकर शेड के अंदर चले जाते हैं। तीनों खुशी खुशी बरसात का ये नजारा देखकर एंजॉय करते हैं दोस्तों, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है माय फादर एंड माय सन मूवी की दिल छू लेने वाली एंडिंग। वेल, वैसे आपका क्या फील है दोस्तों? कुछ मजा आया आपको? कुछ बातें दिल पे लगी आपके? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।